जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास एक क्वेश्चन से। क्वेश्चन में लिखा गया है द्रव्यमान। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 8 किलोग्राम है और उस वस्तु को 7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से त्वरित किया जाता है तो हमें बताना है कि बल कितना होगा। तो मैंने पीछे आपको पढ़ाया है कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान आपको दिया 8 और त्वरण आपको दिया है 7, तो दोनों का आप गुणा कर दें 56। और इन दोनों को जब इकाइयों में बना के लिखेंगे तो पीछे बल का जो एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है, न्यूटन। तो 56 न्यूटन का बल इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का जो पहला टॉपिक है वह क्या है, गति का तीसरा नियम। गति का तीसरा नियम क्या होता है कि जब किसी क्रिया की क्या की जाती है, प्रतिक्रिया की जाती है। और वो प्रतिक्रिया कैसी होती है, बराबर, परंतु उस प्रतिक्रिया की जो दिशा होती है वह कैसी होती है, क्रिया की विपरीत होती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, गति का तीसरा नियम कहते हैं। यदि आप किसी वस्तु पर कोई बल लगा रहे हैं तो उसे आप कहेंगे क्रिया, और यदि वह वस्तु आपके ऊपर बल लगाती है तो उसे आप क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया। तो इसी वाले नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के नाम से भी जानते हैं। जैसे उदाहरण समझते हैं, रॉकेट का आगे बढ़ना। आपने जनरली किसी कभी ना कभी टीवी में या यूट्यूब पर इसको देखा होगा कि जब किसी रॉकेट को पहली बार प्रक्षेपित किया जाता है तो यहाँ से क्या होता है, उसका जो इंजन होता है वो स्टार्ट होता है और इस यहाँ से जितनी भी गैसें होती हैं उनको जला के यहाँ से एक तरह का थ्रस्ट लगाता है। तो नीचे क्या हो गया, एक तरह का एक्शन, जिसे आप क्या बोल रहे हैं, क्रिया। तो फ्यूल कहाँ ताकत लगा रहा है, नीचे की तरफ, और रॉकेट कहाँ भाग रहा है, ऊपर की तरफ। तो ये कहलाएगा आपका रिएक्शन, जिसे आप क्या बोलते हैं, प्रतिक्रिया। दोनों की दिशाएं देखें आप किस प्रकार से हैं, विपरीत हैं। एक एक्शन यदि नीचे लग रहा है तो रिएक्शन कहाँ लग रहा है, जस्ट उसका अपोजिट डायरेक्शन में। इसी को हम बोलते हैं गति का तीसरा नियम। अगला है कि ऊंचाई से गिरने पर चोट का लगना। जब कोई व्यक्ति थोड़ी बहुत ऊंचाई से गिर जाता है तो उसे वहां पर क्या लग जाती है, चोट लग जाती है, क्योंकि जब ऊपर से गिरेगा तो अपने शरीर का भार जमीन के ऊपर लगेगा और जमीन उतना ही क्या करेगी, आपको रिस्पॉन्स करके देगी। तो ये भी किस में आएगा, न्यूटन की गति के तीसरे नियम में। अगला उदाहरण है कि जब हम नाव के किनारों से छलांग लगाते हैं, नाव के किनारे पे आप बैठ जाइए और उससे क्या लगाइए, आप छलांग। तो जैसे ही आप छलांग लगाएंगे तो नाव कहाँ जाएगी, थोड़ा सा पीछे की तरफ, और आप कहाँ चले जाएंगे, पानी में आगे की तरफ। तो आपका आगे जाना और नाव का पीछे आना क्या कहलाता है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम कहलाता है। इसमें एक और उदाहरण है कि बंदूक को चलाते समय जैसे ही हम बंदूक से गोली को फायर करते हैं तो पीछे की तरफ हमें धक्का महसूस होता है। ये भी किसकी वजह से होता है, न्यूटन की गति के तीसरे नियम की वजह से ये होता है। आगे हम जानते हैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में। सबसे पहले लिखा है संवेग। तो संवेग क्या होता है, किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु के वेग के गुणनफल के बराबर क्या होता है, हमारा संवेग होता है। संवेग को हम p के द्वारा दर्शाते हैं, द्रव्यमान को m से और वेग को v से दर्शाते हैं। यदि हम बात करें इसके एसआई मात्रक की, तो एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट हो जाएगा। दूसरा इसमें फॉर्मूला दिया हुआ है आवेग। आवेग क्या होता है, जब हम किसी वस्तु के बल और उस वस्तु के समयांतर या फिर जो उसका समय है दोनों का आपस में क्या कर दें, गुणा कर दें, तो उस कंडीशन में जो फॉर्मूला बन के तैयार होगा वह किसका होगा, आवेग का। आवेग का एसआई मात्रक क्या लिखेंगे आप, बल को आप नापते हैं न्यूटन में और समय को क्या में नापते हैं आप, सेकंड में। तो न्यूटन इंटू सेकेंड क्या कहलाता है, हमारा आवेग का एसआई मात्रक कहलाता है। अगला है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या होता है कि जब कोई वस्तु किसी अक्ष के परितः चारों तरफ घूम पा रही है, किसके परितः घूम पा रही है, अक्ष के परितः, तो उस स्थिति में उस वस्तु पे लगने वाला बल और उस अक्ष से
बल तक की क्या लंबवत दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, बलागुण कहलाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जो नलों के हत्थे होते हैं वो अत्यधिक लंबे बनाए जाते हैं, वो किसकी वजह से होता है, वो बल आघूर्ण की वजह से। दरवाजे के जो कब्जे लगे होते हैं, हैंडल, वो क्या होता है, उसके कब्जे से कुछ दूरी पर बने होते हैं, तो ये किसका उदाहरण होता है, बल आघूर्ण का। यदि बात करें बल आघूर्ण की एसआई मात्रक के बारे में, तो बल को आप नापते हैं काय में, न्यूटन में, और एक तरह की जो लंबवत दूरी है इसको आप काय में नापेंगे, मीटर में। तो न्यूटन इंटू मीटर बल आघूर्ण का क्या होता है, एसआई मात्रक होता है। और यह एक प्रकार की कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। ठीक है। अब हम इसमें जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बलों के बारे में। सबसे पहला बल है स्थिर वैद्युत बल। ये क्या होता है, दो आवेशों के बीच में जब हम बल लगाते हैं तो उस बल को किस नाम से जाना जाता है, स्थिर वैद्युत बल के नाम से जाना जाता है। जैसे एक आवेश है Q1, दूसरा आवेश क्या है Q2, और ये कुछ r दूरी पर रखे हुए हैं, तो इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा आकर्षण का, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, स्थिर वैद्युत बल। दूसरा है चुंबकीय बल। चुंबकीय बल क्या होता है, दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो बल होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक नॉर्थ पोल की चुंबक रखी है और एक यहाँ पे साउथ पोल की चुंबक रखी है, तो ये दोनों चुंबकें एक दूसरे को क्या करेंगी, आकर्षित करेंगी। या फिर एक नॉर्थ पोल की रखिए, एक नॉर्थ पोल की, या एक साउथ पोल और एक साउथ पोल, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिकर्षित। तो जब दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच में क्या लगता है, आकर्षण का या प्रतिकर्षण का बल लगता है, तो उस बल का नाम क्या होता है, चुंबकीय बल। आगे इसमें गुरुत्वाकर्षण के बल के बारे में बताया है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है कि ब्रह्मांड में उपस्थित किन्हीं दो पिंडों के मध्य, अब ये दो पिंड क्या हो सकते हैं, दो अलग अलग ग्रह। जैसे एक मान लीजिए आप क्या है, आपकी पृथ्वी, और दूसरा क्या है आपका, मान लीजिए सूर्य। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला आकर्षण का बल क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो ब्रह्मांड में उपस्थित किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, इसकी प्रकृति हमेशा कैसी होती है, आकर्षण वाली। और यह एक असंपर्क बल होता है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की टचिंग नहीं होती है। इसी बल को अपन क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। आगे इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानते हैं कि जब हम विद्युत बल में चुंबकीय बल को जोड़ देते हैं तो कौन सा बल बन जाता है, विद्युत चुंबकीय बल। ये इतना ज़्यादा अधिकतम होता है ये विद्युत चुंबकीय बल कि ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसकी तुलना में लगभग 10 की घात 38 गुना क्या होता है, अधिक शक्तिशाली होता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। तो इस बात को आप याद रखिए, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि विद्युत चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल, इन दोनों बलों में सबसे अधिक शक्तिशाली बल कौन सा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, विद्युत चुंबकीय बल। अगला है इसी में, जो ये विद्युत चुंबकीय बल होता है, ये फोटोन नाम का जो कण होता है इसके माध्यम से क्या करता है, काम करता है। अब ये फोटोन क्या होता है, तो इसको आप थोड़ा सरल भाषा में समझ लीजिए कि सूर्य के प्रकाश की जो किरण होती है उसमें छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट के बंडल होते हैं, और उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, फोटोन कहते हैं। तो सूर्य के प्रकाश की किरण में कौन सी तरंगे उत्पन्न होती हैं, तो क्या हो जाएंगी, विद्युत चुंबकीय तरंगे, और उनसे लगने वाला जो बल होगा वह क्या कहलाएगा, विद्युत चुंबकीय बल। ठीक है। अब आगे बताया गया है इसमें दुर्बल बल के बारे में। दुर्बल बल या क्षीण बल, मतलब ऐसा बल जो बहुत ज़्यादा कमजोर होता है, जो आसानी से टूट जाता है, उसी को हम क्षीण या दुर्बल बल कहते हैं। पेपर में इससे प्रश्न कहाँ से आता है कि दुर्बल बल कहाँ पे लगता है, तो ऐसा बल जो रेडियो सक्रियता के समय, मतलब ये पॉइंट याद करना है आपको, जो रेडियो एक्टिविटी होती है उस समय ये वाला बल क्या करता है, जनरेट होता है। किस किस के बीच में होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एंटी न्यूट्रॉन
के टूटने से क्या होता है, ये वाला बल क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो प्रश्न है कि दुर्बल बल कहाँ लगता है, रेडियो सक्रिय तत्वों में लगता है। कब कब के टूटने पे या किन किन चीज़ों के टूटने पर, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एंटी न्यूट्रॉन के विघटन होने पर ये दुर्बल बंध उत्पन्न होता है बल। ठीक है। नेक्स्ट है प्रबल बल। प्रबल बल क्या होता है, ऐसा बल जो दुर्बल बल की अपेक्षा स्ट्रांग होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रबल बल कहते हैं। ये वाला बल क्या काम करता है, किसी भी परमाणु के नाभिक के अंदर ये बल क्या करता है, काम करता है। वो वाला कहाँ कराता है, रेडियो सक्रियता में। और ये किसी परमाणु के नाभिक के अंदर दो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो जोड़ा होता है, मतलब दो प्रोटॉन अलग रहेंगे और इन दोनों का जोड़ अलग रहेगा, इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा उसी का नाम क्या होता है, प्रबल बल। तो इस बात को आप इसमें याद रखिएगा। अगला बल है इसमें घर्षण का बल। घर्षण का बल क्या होता है, जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में होती हैं तो उस स्थिति में उन दोनों वस्तुओं के मध्य में लगने वाला ऐसा बल जो गति का क्या करता है, विरोध करता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल एक ऋणात्मक बल होता है जो कि आरोपित बल की दिशा के विपरीत दिशा में काम करता है। यदि इस ब्लॉक को मैं आगे की तरफ ऐसे धकाना शुरू करूं तो पीछे की तरफ क्या काम करेगा, इसमें एक घर्षण का बल काम करेगा जो कि आरोपित बल के मान को क्या करता है, कम कर देता है। ठीक है। इससे संबंधित हम कुछ बिंदुओं को जानते हैं कि घर्षण के जो बल होता है इसी की वजह से क्या होता है, हम भूमि पर चल पाते हैं। यदि घर्षण का बल नहीं होगा तो हमारा चलना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। यदि मैं आपसे कहूँ कि आप नंगे पैर बर्फ पे चलिए, दौड़ना तो दूर की बात है, आप उस पर ठीक से चल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि बर्फ क्या होता है, चिकना होता है और चिकनी सतह पर घर्षण नहीं लगता है। जब हम वाहनों को चलाते हैं और जब अचानक ब्रेक लगाते हैं तो उनमें क्या होती है, एक तरह की घिसावट होती है, उस घिसावट का नाम ही क्या होता है, घर्षण। तो घर्षण के कारण ही वाहनों के क्या लगते हैं, ब्रेक लगते हैं। ठीक है। दो सतह हैं जो वस्तुओं की जितनी ज़्यादा खुरदुरी होगी उसका घर्षण का मान उतना ही ज़्यादा होगा, रफ होना चाहिए सरफेस। ठीक है। आगे जानते हैं कि ठोस ठोस के मध्य में घर्षण का बल क्या होता है, सबसे ज़्यादा लगता है, किसकी अपेक्षा, गैस गैस की अपेक्षा। यदि दोनों माध्यम कैसे हो जाएं, ठोस ठोस, तो घर्षण का बल सबसे ज़्यादा होता है। इनसे कम कहाँ लगता है, दो द्रव पदार्थ के बीच में। और सबसे कम घर्षण का बल दो गैसीय पदार्थों के बीच में कार्य करता है। ठीक है। घर्षण बल के प्रकार। घर्षण बल तीन प्रकार का होता है। पहला होता है इसमें स्थैतिक घर्षण बल, दूसरा होता है इसमें सीमांत घर्षण बल, और तीसरा जो होता है उसी को एक साथ पढ़ते हैं गतिज घर्षण बल, जिसमें एक सर्पिलाकार घर्षण बल आता है, दूसरा कौन सा आता है, लोटनी घर्षण बल। ये दोनों बल गतिज घर्षण बल के उदाहरण है। ठीक है। तो इन सभी बलों में सबसे ज्यादा घर्षण बल कौन सा होता है, तो आंसर हो जाएगा स्थैतिक घर्षण बल। ऐसा घर्षण बल जिसमें हम किसी वस्तु पे जब बल लगाते हैं तो वस्तु अपने स्थान से आगे नहीं बढ़ती है, इस घर्षण बल का मान सबसे ज्यादा होता है और इस घर्षण बल का मान सबसे कम होता है। इस ऑर्डर को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। यदि ऑर्डर आपसे पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन से घर्षण बल का मान ज्यादा है और कौन से घर्षण बल का मान कम है, तो इसकी सहायता से आप उसको अच्छे से याद कर सकते हो। आगे है कि घर्षण के बल को कम करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो आंसर क्या होगा, स्नेहक या लुब्रिकेट। लुब्रिकेट क्या होते हैं, एक तरह का ऑयल होता है। इस ऑयल को डालने से क्या होता है, जो घर्षण होता है उसका मान पहले से क्या हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला बल है अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या होता है कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पे चल रही होती है या गति कर रही है, तो ये मान लीजिए ये वस्तु है, इस वृत्ताकार मार्ग पे क्या कर रही है, गति कर रही है। तो इस वस्तु पर इस केंद्र की तरफ, अंदर की तरफ ऑटोमेटिक एक बल काम करेगा, एक बल इसको महसूस होगा। उसी बल का नाम क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल होता है। अभिकेंद्रीय बल के कारण ही हम किसी वृत्तीय मार्ग पर
वस्तुओं को चला पाते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिए। किसी वस्तु से वृत्त के केंद्र की तरफ लगने वाला जो बल होता है उसे हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल के विपरीत है अपकेंद्रीय बल। ऐसा बल जो किसी वृत्तीय मार्ग पर वृत्त के केंद्र से कहाँ लगता है, बाहर की ओर लगता है। जनरली आपने देखा होगा कि जब हम कभी मोड़ पर गाड़ी को मोड़ते हैं तो यदि हम तेज स्पीड में निकलते हैं तो गाड़ी उस मोड़ को पूरा नहीं कर पाती है और गाड़ी उस मोड़ से क्या निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। और यदि आप आराम से गाड़ी चलाते हैं तो अंदर की तरफ एक झुकाव होता है, उसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। तो वृत्त के केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले जितने भी बल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अपकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप इसमें याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में। पहला प्रश्न है, धावन मशीन कार्यकारी सिद्धांत है। धावन मशीन मतलब कपड़े धोने की जो मशीन होती है वो कौन से वाले बल पर काम करती है। तो जब हम उसमें कपड़े डालते हैं तो कपड़े केंद्र से कहाँ भागते हैं, बाहर की तरफ भागते हैं। तो ये जो धावन मशीन है ये अपकेंद्रीय बल पर क्या होती है, आधारित होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, अपकेंद्रीय बल। दूसरा प्रश्न है इसका कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात का मान क्या होता है। संवेग बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी और वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, या फिर इसको आप वेग ही लिखा रहने दीजिए। मतलब ऊपर लिखेंगे आप m इंटू वी और नीचे क्या लिखेंगे v, तो v से v क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो वैल्यू क्या बचेगी, ओनली आपके पास द्रव्यमान। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। फॉर्मूला पुट करके आप इनको सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा आपका द्रव्यमान। अगला है इसमें कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों। क्योंकि बर्फ कैसा होता है, चिकना होता है और बर्फ पर जो घर्षण का मान होता है वह क्या होता है, कम होता है। यदि घर्षण थोड़ा ज़्यादा होगा तो चलना क्या होगा, आसान होगा। तो बर्फ की सतह क्या होती है, चिकनी होती है, जिससे उसमें घर्षण कम होता है और हमारे पैर क्या होते हैं, उस पर स्लिप हो जाते हैं। ठीक है, अगला है कि जहाज़ों में समय को मापने वाला जो यंत्र होता है उसका क्या नाम होता है। इसको आप पढ़ते हैं क्रोनोमीटर। एक प्रकार का यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, जहाज़ों में समय को मापने का काम करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इस बात को। अगला प्रश्न है कि बहुत छोटे समय को मापने के लिए हम किस घड़ी का प्रयोग करते हैं। तो इस घड़ी का नाम होता है आणविक। बहुत छोटे समय को मापने के लिए हम कौन सी घड़ी का प्रयोग करते हैं, आणविक घड़ी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस बात को भी आप इसमें याद रखिएगा। आवेग का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवेग का एसआई मात्रक मैंने पीछे आपको पढ़ाया था कि न्यूटन इंटू क्या होता है, सेकेंड। बल और समय के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। तो न्यूटन में हम किसको रख देंगे, सेकंड को। तो ये हमारा आवेग का क्या हो जाएगा, एसआई मात्रक हो जाएगा। अगला है क्यूसेक में क्या मापा जाता है। तो बहते हुए जल की धारा को, बहते हुए जल की मात्रा को किससे नापते हैं अपन, क्यूसेक से नापते हैं। ठीक है, अगला है एक बार बराबर कितना पास्कल होता है। तो एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल के बराबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नवा कि घर्षण व स्नेहकों का जो अध्ययन होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ट्राइबोलॉजी। क्या होगा इसका सही उत्तर, ट्राइबोलॉजी। घर्षण और स्नेहकों के अध्ययन को ट्राइबोलॉजी के नाम से पढ़ा जाता है। ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है और नया, इस बात को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है बल की मात्रा बताने वाला नियम कौन सा है। तो ये है दूसरा नियम, जिसे आप पढ़ते हैं द्वितीय नियम। न्यूटन की गति का जो द्वितीय नियम है ये हमें बल की मात्रा बताता है और बल की परिभाषा न्यूटन की गति का पहला नियम बताता है।
ठीक है, अगला प्रश्न है कि न्यूटन का प्रथम नियम संबंधित है। तो देखिए दूसरा वाला किससे संबंधित है? बल की मात्रा से। तो पहला वाला किससे संबंधित होगा? बल की परिभाषा से। और इसी का जो दूसरा आंसर होगा वह क्या हो जाएगा कि यही वाला जो नियम है किस पर आधारित है? हमारा जड़त्व पर। इसी को अपन बोलते हैं जड़त्व का नियम। ठीक है, चलिए अब हम इसमें सुमेलित करते हैं। आप लोग करके दिखाइए, मैं भी यहाँ पे ट्राई करता हूँ। चलिए, सबसे पहले लिखा है बाइट। तो बाइट कंप्यूटर की एक तरह की क्या होती है? मेमोरी होती है। दूसरा लिखा है बैरल। कच्चे तेल को मापने की इकाई क्या होती है? बैरल होती है। अब तो दोनों जूल ही जूल लिखे, तो ऊर्जा का SI मात्रक भी क्या होता है? जूल। और कार्य का SI मात्रक भी क्या होता है? जूल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।